हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने करंट अफेयर भी साथ में शुरू कर रखा है, तो आप डेली का करंट अफेयर नोट करते चलें, जिससे एग्ज़ाम के टाइम में आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो। ओके, तो आज 12 सितंबर है, तो 12 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में थी, वो सारे मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। और आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है और अपना एक एक को नोट करते चले जाएं। पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। देखिए, एफडीआई का मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं एफडीआई का मतलब समझा देता हूँ। जब कोई एक देश या एक कंट्री किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो कहलाता है एफडीआई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगी तो वो कहलाएगा, भारत के लिए कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, एफडीआई। और एफडीआई में एक नियम चलता है कि अगर मान लीजिए विदेश की कोई कंपनी किसी, जैसे मान लीजिए अमेरिका की कंपनी भारत की किसी कंपनी में जब निवेश करेगी तो उसे भारत की कंपनी का कम से कम 10% का शेयर खरीदना पड़ता है। ठीक है, और शेयर क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंश। जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटी छोटी भागों में बटी होती है, उसी को बोलते हैं शेयर। ठीक है, तो आई होप आपको एफडीआई का मतलब पता चल गया होगा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष नीति निवेश नीति को मंजूरी दी है। और इस नीति में ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। ठीक है, तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की जो सीमा है 49% से बढ़ाकर 74 कर दी गई है। ठीक है, तो आपको ना ये सिर्फ एक पॉइंट ये वाला याद रखना है कि 49 से 74% कर दिया गया है एफडीआई बढ़ाकर। ठीक है, और किस फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में, यानी रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। चलिए, अगला है इंडिया जापान लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ठीक है, भारत के सशस्त्र बलों का मतलब क्या होता है, जो ये पैरामिलिट्री होती है ना, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, आईटीबीपी, ये जितनी भी सुरक्षा बल होते हैं सशस्त्र बल कहलाती हैं। ठीक है, भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के मध्य आपूर्ति व सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान एमएलएसए, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एमएलएसए क्या है, ठीक है, तो एक तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, ये जो फुल फॉर्म दे रखा है ना, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट। और ये किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, और ये समझौता कितने वर्ष तक रहेगा, ये समझौता कितने सालों तक रहेगा, 10 सालों तक। ठीक है, तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है इसमें। यह समझौता 10 वर्ष तक रहेगा और भारत द्वारा अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, सिंगापुर के साथ भी इस तरह के समझौते किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जापान के साथ ही हो रहा है, इससे पहले भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, सिंगापुर के साथ भी ऐसे एमएलएसए समझौते किया है। ठीक है, एमएलएसए का मतलब आप समझ चुके हो। और 2016 में अमेरिका के साथ LEMOA किया था। ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो आपको ये दोनों फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। आपको सीधा पूछ सकता है कि एमएलएसए किसके साथ हुआ, जापान और भारत के साथ। ठीक है, उनकी सशस्त्र बलों और उनके आत्मरक्षा बलों के मध्य है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है PEDA। देखिए, पराली क्या होती है, जब धान कटती है तो धान का जो भूसा बच जाता है वो पराली कहलाता है। तो पराली की समस्या पंजाब सरकार को लंबे समय से परेशान कर रही है। ठीक है, यदि किसी भी सरकार को किसी भी स्टेट में जहाँ पे धान की पैदावार होती है उसमें पराली की समस्या रहती है, क्योंकि अगर उसको जलाते हैं तो वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, पंजाब सरकार, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, PEDA का मतलब क्या है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इस समस्या का हल करने की भूमिका निभा रही है। ठीक है, वो प्रयास कर रही है PEDA इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। ठीक है, तो PEDA ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पराली को बायोमास ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, बायो CNG और बायो एथेनॉल में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो जो PEDA है, PEDA आप समझ गए ना, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट
पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो PEDA क्या कर रहा है कि पराली को बायोमास ऊर्जा, बायो CNG और बायो एथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको बायोमास ऊर्जा क्या होता है, बायो CNG क्या होता है और बायो एथेनॉल क्या होता है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो बायोमास ऊर्जा क्या होता है, किसी भी जीवित या मृत वनस्पति हो चाहे जीवों से प्राप्त हो, जो एनर्जी प्राप्त होती है वही कहलाती है बायोमास ऊर्जा। और या फिर बायोमास को हम जलाकर या बिजली में चेंज कर कर ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या होती है, ज़्यादा पूरी अनुकूल होती है। और अगर हम जैव CNG के बारे में बात करें, CNG क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें 90 से 95% मीथेन होती है और 5 से 10% CO2 होती है, ठीक है। देखिए CO2 सबसे कम होती है। और एनवायरनमेंट के लिए जो सबसे हानिकारक है वो CO2 ही होती है, क्योंकि टेम्परेचर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है कि यह पृथ्वी के वातावरण को, तापमान को बढ़ा देती है CO2। यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। और CNG का कैलोरी मान बायोमास से अधिक है। तो जो CNG की एनर्जी है वो बायोमास ऊर्जा से अधिक है, ठीक है। और बायो एथेनॉल, यह बायोमास से उत्पन्न एथेनॉल है। बायो एथेनॉल क्या है, यह बायोमास से उत्पन्न एथेनॉल है, जिसे सामान्य बायो एथेनॉल के रूप में जाना जाता है। यह मक्का, गन्ना, शैवाल में शामिल होता है, ठीक है। तो इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो बायोमास के बारे में, एक जैव CNG के बारे में और बायो एथेनॉल के बारे में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि PAD का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि PAD क्या कर रही है, पराली को बायोमास ऊर्जा, बायो CNG और बायो एथेनॉल में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। चलिए अगला है पल्कडेंसिस, ठीक है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पल्कडेंसिस क्या है। तो ये केरल में खोजी गई एक छिपकली की नई प्रजाति है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पल्कडेंसिस क्या है तो आप क्या कहेंगे, ये छिपकली की एक प्रजाति है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसे पल्कड डवार्क गेचको नाम दिया गया, ठीक है। तो जो इसको छिपकली को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया है, पल्कड डवार्क गेचको। और इसकी लंबाई लगभग 32 mm, लंबाई याद करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी आप याद कर सकते हो कि इसकी लंबाई लगभग 32 mm है। आपसे जो इम्पोर्टेंट है जो इसमें पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि पल्कडेंसिस क्या है। उसमें कई ऑप्शन होंगे, छिपकली है, कुत्ते की है, चींटी है, क्या है, तो आपको याद रखना है कि यह एक छिपकली की प्रजाति है, ठीक है। चलिए आगे है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट FARA, ये इम्पोर्टेंट है। यह अधिनियम 1938 में USA में फांसीवाद के प्रचार को रोकने के लिए किया गया था। जो ये एक्ट बनाया गया था अमेरिका में, फांसीवाद के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था। इसके तहत विदेशी एजेंटों को अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के तहत पंजीकृत कराना और अपनी गतिविधियों को जनता के सामने बताना अनिवार्य होता है, ठीक है। हाल ही में BJP भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है जो इसमें रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। तो जो ये है फारा यानी फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसमें रजिस्टर्ड होने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी है, BJP। तो आपको याद रखना है कि BJP फारा में रजिस्टर्ड होने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बनी हुई है। और इससे क्या होता है, यह अमेरिका में विदेशी प्रभाव व राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, ठीक है। तो आपको इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। ये कब रजिस्टर्ड हुआ था, मतलब कब बना था, 1938 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था फांसीवाद को रोकना। दूसरा, भाजपा हाल ही में इसमें रजिस्टर्ड होने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, ठीक है। आगे है डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। तो हाल ही में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बैंकिंग सेवाओं को और अच्छा बनाने के लिए और वरिष्ठ व दिव्यांग जनों को लाभ पहुंचाने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। देखिए डोर का मतलब घर के दरवाजे तक, स्टेप मतलब घर के दरवाजे तक, बैंकिंग सेवाएं मतलब ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करना जो बैंकों के पास जा नहीं सकते, जैसे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ, ठीक है, और दिव्यांग जो हैंडीकैप हैं, ऐसे लोग जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए अब घर पे ही डोर स्टेप पे ही बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो डोर स्टेप बैंकिंग सेवा किसने शुरू की है, वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण के द्वारा। और ये किन के लिए की गई है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए इसमें ये किसके लिए की गई है, वरिष्ठ, सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप के लिए, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए। तो डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं वरिष्ठ और दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई है। चलिए
प्रधानमंत्री आवास योजना। पीएम मोदी ने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है। इसके संबंध में ऑनलाइन प्रोग्राम गृह प्रवेश शुरू किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ, एमपी में 1.7 लाख घरों का उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन कैसे किया गया, वर्चुअल रैली की तहत, वर्चुअल यानी डिजिटल जरिए से, मतलब ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, ऑनलाइन तरीके से, जो जिस तरह ऑनलाइन तरीके से इसका जो उद्घाटन किया गया और उस उद्घाटन का नाम लिया गया है गृह प्रवेश। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि गृह प्रवेश का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश में 1.75 लाख लोगों को घरों का उद्घाटन किया गया है उससे है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला करंट अफेयर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको पता है कि हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल के लिए नामांकन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में ट्रंप को इजराइल और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के मध्य शांति करवाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। और यह नामांकन नॉर्वे के नेता क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेड द्वारा किया गया है। और 2018 में ही इन्हीं के द्वारा, जो नॉर्वे के जो नेता है ना क्रिश्चियन, इन्हीं के द्वारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मीडिएशन कराने के लिए भी इनका नाम, ट्रंप का नाम नॉमिनेट किया गया था, पर इनको मिला नहीं था। ठीक है, तो जो आपको याद रखना है कि 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और आपको याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। सिर्फ एक नोबेल प्राइज़ जो शांति का है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको दो ये इसमें ना यही डिफ़िकल्ट पॉइंट है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट रहता है। बच्चे ये लगा देते हैं कि शांति का जो नोबेल है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो शांति का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा, ये याद रखना। बाकी 5 के 5 किसके द्वारा दिए जाते हैं, स्वीडन के द्वारा। और कुल 6 विषयों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और सबसे बड़ा प्राइज़ है नोबेल। और भारत में किस किस को मिला ये देख लेना। सरोद पोर्ट्स, सरोद का एक तो पहले सरोद का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स को केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्य काम क्या है, यह शिपिंग सेक्टर के विवादों का समाधान करेगी। और इसका समाधान कैसे करेगी, वो सबसे कम व्यय में, यानी बहुत कम खर्चे में और बहुत समय की भी बचत होगी। ठीक है, तो पोर्ट से संबंधित जितने, या कहीं हम शिपिंग सेक्टर से संबंधित जितने विवाद होंगे उसको सोल्व किसके द्वारा किया जाएगा, सरोद पोर्ट्स के तहत। ठीक है, तो सरोद पोर्ट्स का फुल फॉर्म और इसका संबंध किससे है, शिपिंग सेक्टर के विवादों का समाधान करने से। ठीक है, चलिए आगे है ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, इस टाइप के ना इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कि भारत की रैंकिंग क्या है, पहले भी कौन है। ठीक है, तो हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 105वें पायदान मिला है, यानी 105वें स्थान पर रहा है भारत। और पिछले साल यह 79वें प्लेस पर था, तो 79 से इस बार 105 पर आ गए हैं। ठीक है, और हांगकांग और सिंगापुर इस बार भी प्रथम थे और पिछली बार भी वो प्रथम थे। ठीक है, तो पिछली बार और इस बार भी सिंगापुर और हांगकांग दोनों इसमें क्या रहे, प्रथम रहे। भारत में बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना कारक बाजार में सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के लिए अधिक खुलेपन पर निर्भर रहती है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का आपको देखना है रैंक कौन सा है, और पहले पे रैंक कौन सा रहा है, भारत का रैंक रहा है 105 और पहले पे सिंगापुर और हांगकांग रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी हैं और इतनी बहुत हैं, 7-8 क्वेश्चन होंगे, बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अगर ना आप नोट भी नहीं करते हो ना, तो आप पता क्या करें, इसको ना रात को सोने से पहले एक बार सुन लें। अगर आप सुन भी लेंगे ना, तब भी कुछ सुना हुआ याद रह जाएगा, वो आपको क्या पता एग्ज़ाम में आपका तुक्का लग ही जाए। ठीक है, तो इसको आप वेस्ट ना समझें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लगभग कई आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।